तो शुरू करते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है ये सबसे पहले जानना जरूरी है, मतलब कि कारण। तो दोस्तों अंतर्जात बल के कारण दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा। क्या होगा? अंतर्जात बल के कारण दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा। आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा तो पृथ्वी में जो मुलायम चट्टाने हैं दोस्तों वो तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा दोस्तों तब पृथ्वी में जो मुलायम चट्टाने हैं दोस्तों वो तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। तो उससे दोस्तों तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब कि मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगी। तो पृथ्वी की सतह पर की ओर या सतह पर आने की क्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। फिर से समझा देता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अंतर्जात बल के कारण दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा। जब आकस्मिक आंतरिक संचलन होगा तो पृथ्वी में मुलायम चट्टाने तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। जो तप्त तरल पदार्थ है वो पृथ्वी की सतह की ओर या सतह पर आने की जो क्रिया होती है उसे हम दोस्तों ज्वालामुखी कहते हैं। तो समझ में आ गया? अब भी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों अब अच्छे समझा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे समझते हैं इसको। दोस्तों ये धरातल है। क्या है दोस्तों? ये धरातल है। और दोस्तों ये पृथ्वी दोस्तों ये धरातल है और पृथ्वी का ये बाह्य और ये आंतरिक संचलन है और ये बाह्य संचलन है दोस्तों। तो दोस्तों जो आंतरिक संचलन है, आंतरिक संचलन दोस्तों बाहरी अंतर्जात बल के कारण दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन में दोस्तों जो पृथ्वी की दोस्तों जो मुलायम चट्टाने हैं दोस्तों वह तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी जो मुलायम चट्टाने हैं वह। तो जब तप्त तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी तो दोस्तों जो तप्त तरल पदार्थ है वह नली के द्वारा हम धरातल पर आएगा, मतलब कि सतह, पृथ्वी की सतह पर आएगा, मतलब कि पृथ्वी के जो धरातल है उस पर आएगा। क्लियर दोस्तों? तो यह क्रिया कहलाती है दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया। क्या कहलाती है? ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है दोस्तों? ये ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ धरातल के नीचे दोस्तों मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ तप्त तरल पदार्थ है उसको, जहाँ तप्त तरल पदार्थ होगा वहां उसको हम मैग्मा चेम्बर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्मा चेम्बर कहेंगे। दोस्तों तप्त तरल पदार्थ का मतलब होता है मैग्मा। क्या होता है? उसे हम मैग्मा भी कह सकते हैं। मैग्मा होता है उसे हम क्या कहेंगे? जहाँ मैग्मा रहेगा दोस्तों मतलब तप्त तरल पदार्थ रहेगा उस जगह को हम मैग्मा चेम्बर कहेंगे। जो तप्त तरल पदार्थ है यह ज्वाला नली के द्वारा ऊपर जाएगा, उस नली को हम ज्वालामुखी नली कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जब तप्त तरल पदार्थ एक नली के द्वारा जाएगा उसे हम ज्वालामुखी नली कहेंगे। अब दोस्तों ज्वालामुखी नली के ऊपर दोस्तों छेद है। क्या है? छिद्र है जिससे तप्त तरल पदार्थ धरातल पर जाता है। तो जो छेद है उसे हम वीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो छेद है दोस्तों उसे हम वीवर कहते हैं। जो वीवर है दोस्तों ये धरातल पर है। कहाँ है? धरातल पर है, मतलब कि यहाँ छेद है दोस्तों उसे हम वीवर कहते हैं। फिर दोस्तों जो तप्त पदार्थ है मतलब कि जो मैग्मा है वो धरातल पर आ जाता है। जब धरातल पर आता है मैग्मा तो वह धरातल पर आते ही दोस्तों लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो दोस्तों जो तप्त पदार्थ है वह ज्वालामुखी नली के द्वारा धरातल पर पहुंच जाता है तो वह क्या कहलाता है? लावा।
तो दोस्तों जब लावा ऊपर आता है धरातल पर तो ये ऊपर जाता है और फिर इस तरह की आकृति में दोस्तों, इस तरह के आकृति में दोस्तों यहाँ जम जाता है। क्या होता है, ये जो लावा है यहाँ इस तरह की आकृति में जम जाता है। तो उस आकृति उसे हम जो जिस आकृति में जमेगा उसे हम ज्वालामुखी शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम दोस्तों ज्वालामुखी शंकु कहेंगे, जिस आकृति में जो लावा है वह जमेगा। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों जो ज्वालामुखी शंकु है उसके ऊपरी भाग में दोस्तों, यहाँ ऊपरी भाग में दोस्तों ज्वालामुखी शंकु, उसके ऊपरी भाग में दोस्तों दबाव के कारण दोस्तों इस तरह क्या गर्त बन जाता है। मतलब यहाँ दबाव के कारण दोस्तों इस यहाँ गर्त बन जाता है। उस गर्त को हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, जब ये गर्त बनता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी के बारे में जो मैं बताया हूँ दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने पहले लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। दोस्तों अभी हमने देखा था मैग्मा चेम्बर, ज्वालामुखी नली और विवर, ज्वालामुखी शंकु। इनको अब हम अच्छे से देखते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके दोस्तों। तो पहला था हमारा मैग्मा। तो मैग्मा क्या होता है, आकस्मिक आंतरिक संचलन से चट्टानों के परिवर्तन से तप्त तरल पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है दोस्तों। जब आकस्मिक आंतरिक संचलन से चट्टानों के परिवर्तन से दोस्तों तप्त तरल पदार्थ बनता है, तो उनका निर्माण होता है, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों तप्तल में तरल तप्त पदार्थों का निर्माण होता है, तो दोस्तों यहाँ इसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या ये तरल तप्त तरल पदार्थ दोस्तों यहाँ, तो इनका हम क्या कहेंगे, उसे हम मैग्मा कहेंगे। दूसरा था हमारा मैग्मा चेम्बर। तो धरातल के नीचे स्थित वह क्षेत्र जहाँ मैग्मा पाया जाता है। तो मैग्मा कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। ये मैग्मा है दोस्तों, और धरातल के नीचे जहाँ जिस स्थान में मैग्मा पाया जाता है उस स्थान को हम मैग्मा चेम्बर कहते हैं। ये वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, मैग्मा चेम्बर। और तीसरा है ज्वालामुखी नली। मैग्मा चेम्बर से तप्त तरल मैग्मा धरातल की जिस दरार से होकर धरातल पर पहुंचता है उसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। कि दोस्तों जो मैग्मा है, मैग्मा चेम्बर से दोस्तों जो तप्त तरल मैग्मा है वह धरातल पर जिस दरार से आता है, ये दरार है दोस्तों, जिस दरार से आता है उसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। अगला था हमारा विवर। तो विवर क्या होता है, धरातल पर स्थित वह छिद्र जिससे तप्त मैग्मा धरातल पर आता है उसे हम विवर कहते हैं। क्या है दोस्तों, धरातल पर स्थित है यह और छिद्र है जिससे तप्त मैग्मा धरातल पर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विवर कहते हैं। और पांचवा था ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी क्रिया से निकले तप्त तरल पदार्थ के धरातल पर शंकु के आकार से जमने को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु। जब दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से निकले दोस्तों जो तप्त तरल पदार्थ है वो यहाँ से निकलता है ज्वालामुखी नली से, तो यहाँ जो जिस आकार का जमता है, मतलब जिस आकृति से जमता है उसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। मतलब जिस आकार से जमता है उसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मैग्मा क्या होता है अच्छे से, मैग्मा चेम्बर क्या होता है, ज्वालामुखी नली क्या होती है, और विवर क्या होता है, और ज्वालामुखी शंकु क्या होता है। दोस्तों समझ में आ गया। आगे है दोस्तों लावा। क्या है दोस्तों, लावा। तो दोस्तों लावा ज्वालामुखी क्रिया से निकला तप्त तरल पदार्थ जो धरातल पर आता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लावा कहते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से निकला
तप्त तरल पदार्थ जो धरातल पर आता है उसे हम लावा कहते हैं। जो यहाँ तप्त तरल पदार्थ रहते हैं दोस्तों, वो ज्वालामुखी नली के द्वारा जब धरातल पर आता है, जब धरातल पर होता है दोस्तों, तब तरल में पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा मतलब ज्वालामुखी नली के द्वारा धरातल पर आता है, तो धरातल पर जैसे आता है वह उसे हम लावा कहेंगे, उसे वह लावा कहलाता है। तो दोस्तों लावा दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा 60% से अधिक सिलिका जिसमें होगी उसे हम अम्लीय लावा कहेंगे, और क्षारीय लावा 50% से कम सिलिका जिसमें होगी उसे हम क्षारीय लावा कहेंगे। जिसमें भी 60% से अधिक सिलिका होगी उसे हम अम्लीय लावा कहेंगे, और जिसमें भी 50% से कम सिलिका होगी उसे हम क्षारीय लावा कहेंगे। अम्लीय लावा दोस्तों गाढ़ा होता है। क्या होता है? अम्लीय लावा दोस्तों गाढ़ा होता है, और क्षारीय लावा पतला होता है। क्या होता है? क्षारीय लावा दोस्तों पतला होता है और अम्लीय लावा गाढ़ा होता है। तो आपको पता चल गया दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। तो दोस्तों जब लावा आता है तो लावे के साथ क्या क्या आते हैं वो अब देखते हैं। तो जब लावा आता है धरातल पर तो लावे के साथ दोस्तों बड़ी चट्टान के टुकड़े आते हैं। क्या आते हैं? बड़ी चट्टान के टुकड़े आते हैं, और जिन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। बड़ी चट्टान के टुकड़े आते हैं दोस्तों जिन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। और साथ साथ में दोस्तों त्रिकोण चट्टान के टुकड़े भी आते हैं, मतलब त्रिकोण टाइप के। त्रिकोण दोस्तों ऐसे त्रिकोण है तो होता है ना, तो उसी आकार के चट्टान के टुकड़े आते हैं जिन्हें हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम दोस्तों ज्वालामुखी बम कहते हैं, जो कि ज्वालामुखी के साथ आते हैं। क्या क्या? बड़े चट्टान के टुकड़े जिन्हें पायरोक्लास्ट कहते हैं, और ज्वालामुखी बम। और साथ साथ में दोस्तों मटर के दाने के समान चट्टान के टुकड़े आते हैं। क्या आते हैं? मटर के दाने के समान चट्टान के टुकड़े आते हैं जिन्हें हम लेपिली कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम दोस्तों लेपिली कहते हैं। कहला दोस्तों, और साथ साथ में ज्वालामुखी कण भी आते हैं, मतलब कि बारीक कण भी आते हैं। उन्हें हम टेपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम दोस्तों टेपरा कण कहते हैं। उन्हें ज्वालामुखी कण भी कह सकते हैं, ये बारीक कण भी कह सकते हैं दोस्तों। तो वह उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम टेपरा कहेंगे। ऐसे अगर दोस्तों कम घनत्व के टुकड़े, क्या कम घनत्व के टुकड़े लावा के साथ आएंगे तो उन्हें हम प्यूमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें हम दोस्तों प्यूमिक कहेंगे। जब कम घनत्व के टुकड़े आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम प्यूमिक कहेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी जब लावा आता है तो अपने साथ क्या क्या रहता है। और साथ साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी लावे के साथ आती है, हाइड्रोजन भी लावे के साथ आता है जब लावा धरातल पर आता है, और नाइट्रोजन भी आता है लावे के साथ, और जल वाष्प भी आता है दोस्तों लावा के साथ। तो क्या क्या आता है? बड़ी चट्टान के टुकड़े जिन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं, लेपिली, ज्वालामुखी बम, टेपरा और प्यूमिक, और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जल वाष्प। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों जो लावा है दो प्रकार के लावा होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा 60% से अधिक सिलिका जिसमें होगी अम्लीय लावा, और 50% से कम सिलिका जिसमें होगी उस वक्त क्षारीय लावा। क्षारीय लावा पतला होता है और अम्लीय लावा गाढ़ा होता है। और लावा क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया से निकला तप्त तरल पदार्थ जो धरातल पर आता है उसे दोस्तों लावा कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। क्या दोस्तों? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ये अब देखते हैं दोस्तों। तो दो प्रकार की होती है, आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियां। कितने प्रकार की रहती है दोस्तों? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की रहती है, आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियां। ये दोस्तों धरातल है,
और दोस्तों जो धरातल के नीचे वाला भाग है ये कहलाता है आंतरिक स्थलाकृतियां। आंतरिक भाग मतलब कि आंतरिक स्थलाकृतियां, और ये कहलाता है बाह्य भाग मतलब कि बाह्य स्थलाकृतियां। तो दोनों ही देखेंगे हम, आंतरिक और बाह्य दोनों स्थलाकृतियां देखेंगे। तो उससे पहले हम आंतरिक स्थलाकृतियां देखेंगे। तो आंतरिक स्थलाकृतियां होती क्या है दोस्तों? तो धरातल के नीचे मैग्मा के दरारों, संधियों, छिद्रों आदि में जमाव से जो क्रिया स्थलाकृतियां बनती है उन्हें हम आंतरिक स्थलाकृतियां कहते हैं। जैसे दोस्तों ये धरातल है और ये बाह्य स्थलाकृतियां, यहाँ ये आंतरिक स्थलाकृतियां है। दोस्तों यहाँ जो मैग्मा है मतलब कि तप्त तरल पदार्थ, ये इस ज्वालामुखी नली के सहारे धरातल पर जाता है। तो जब धरातल पर जाता है तो दोस्तों ज्वालामुखी नली के बीच में दोस्तों दरार है, संधियां है, छिद्र है, उनमें दोस्तों जो मैग्मा है वह जम जाता है। जम जाने के बाद दोस्तों वह स्थलाकृतियां बन जाती है। तो उन्हें ही हम आंतरिक स्थलाकृतियां कहते हैं। तो अब आंतरिक स्थलाकृतियां कौन कौन सी है? जैसे बैथोलिक है, लेकोलिथ है, लेपोलिथ है, फेकोलिथ है, सील है और डाइक है। तो इन सभी के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो पहली है हमारी बैथोलिक। बड़े गुंबद के आकार में अधिक गहराई में मैग्मा के जमाव से दोस्तों जो क्रिया या संरचना बनती है उसे हम बैथोलिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बैथोलिक संरचना कहते हैं कि जब बड़े गुंबद के आकार में अधिक गहराई में मैग्मा के जमाव से जो संरचना बनती है वह बैथोलिक कहलाती है। जैसे दोस्तों ये मैग्मा है, यहाँ पूरा तप्त तरल पदार्थ जब वह धरातल पर जाएगा ज्वालामुखी की सहायता से, तो यहाँ पहले ही दोस्तों जो मैग्मा है यह बड़े गुंबद के आकार में अधिक गहराई में जम जाएगा। क्या जम जाएगा? बड़ी गुंबद के आकार में, गुंबद है, गुंबद के आकार में अधिक गहराई में जम जाएगा। तो उस क्रिया को हम बैथोलिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब कि उस संरचना को हम बैथोलिक संरचना कहेंगे दोस्तों। दूसरी है हमारी लेकोलिथ। लेकोलिथ छोटे गुंबदाकार में और कम गहराई में, ये क्या? बड़े गुंबदाकार में और अधिक गहराई में। और ये क्या है? लेकोलिथ ये छोटे गुंबदाकार में और कम गहराई में मैग्मा के जमाव से जो संरचना बनती है वह लेकोलिथ संरचना कहलाती है। जैसे दोस्तों ये है लेकोलिथ। दोस्तों ये ज्वालामुखी जो मैग्मा जब ज्वालामुखी नली के साथ जाता है तो यहाँ दोस्तों यहाँ छोटे गुंबदाकार में जम जाता है। छोटे गुंबदाकार में और कम गहराई में जम जाता है दोस्तों, तो उसे हम लेकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लेकोलिथ कहते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा है लेपोलिथ। क्या है? लेपोलिथ दोस्तों जो लेपोलिथ है वह अवतलाकार है। मतलब दोस्तों जो मैग्मा है वह ज्वालामुखी नदी के साथ जब धरातल पर जाता है तो जब अवतलाकार में जम जाएगा, अवतलाकार में जम जाएगा दोस्तों जो मैग्मा है, तो अवतलाकार में जम जाएगा तो वह लेपोलिथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेपोलिथ कहलाएगा। जैसे दोस्तों ये है, ये अवतलाकार में जम गया। अवतलाकार में जब दोस्तों जो मैग्मा है ये अवतलाकार में जम जाता है इस तरह से, तो उसे हम लेपोलिथ संरचना कहते हैं। उस संरचना को हम क्या कहते हैं? उस संरचना को हम दोस्तों लेपोलिथ कहते हैं। चौथी हमारी फेकोलिथ। क्या? फेकोलिथ मतलब कि दोस्तों जो मैग्मा है ये कहीं भी मतलब कि ज्वालामुखी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें दोस्तों लहरदार जमेगी। जो दोस्तों जो मैग्मा है वो लहरदार जम जाएगा तो उसको हम फेकोलिथ कहेंगे। जैसे दोस्तों जो मैग्मा है ये ज्वालामुखी नली के साथ धरातल पर जाता है तो बीच में दोस्तों अगर कहीं भी संधि या दरार है, छिद्र है, तो उसमें दोस्तों जब लहरदार जम जाएगा, ऐसे ऐसे लहरदार जम जाएगा दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फेकोलिथ संरचना कहेंगे। अब हमारी पांचवी संरचना है सील। सील
तो दोस्तों धरातल के समांतर, जब दोस्तों जो मैग्मा है वह धरातल के समांतर जमेगा तो उस संरचना को हम क्या कहेंगे, उस संरचना को हम दोस्तों सील कहेंगे। जब दोस्तों मैग्मा है ये ज्वालामुखी नदी धरातल पर जाता है तो वह धरातल के समांतर जम जाता है तो उस संरचना को हम सील कहते हैं। अगर ये हमारे छठवीं डायक दोस्तों धरातल के लंबवत, दोस्तों जब दोस्तों जो मैग्मा है ये ज्वालामुखी नदी के साथ जाता है और धरातल पर, तो का जहां भी दोस्तों धरातल के समांतर, धरातल के लंबवत जम जाएगा, कैसे धरातल के लंबवत जम जाएगा तो उस संरचना को हम दोस्तों डाइक कहेंगे। उस संरचना को हम क्या कहेंगे, उस संरचना को हम दोस्तों डाइक कहेंगे। क्लियर दोस्तों। बैथोलिक बड़े गुंबद के आकार में अधिक गहराई में मैग्मा के जमाव से, और लेकोलिथ छोटे गुंबद आकार में, लेपोलिथ तलाकार में, फेकोलिथ लहरदार सील धरातल के समांतर, डाइक धरातल के लंबवत। ये बैथोलिथ है दोस्तों, ये सील है, ये लहरदार फेकोलिथ है, और ये लेकोलिथ है, ये लेपोलिथ है दोस्तों, और ये डाइक है। तो ये किसकी संरचना थी, ये आंतरिक स्थलाकृतियां थी। क्या थी, ये आंतरिक स्थलाकृतियां है। और बाह्य स्थलाकृति कौन सी है, जो यहाँ होगी बाहर, पृथ्वी ये धरातल है और धरातल के नीचे आंतरिक स्थलाकृतियां, और धरातल के ऊपर मतलब बाहर तो वो बाह्य स्थलाकृतियां। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आंतरिक स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, बैथोलिक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील और डाइक। समझ में आ गया दोस्तों। तो आंतरिक स्थलाकृतियां क्या होती है, धरातल के नीचे मैग्मा के दरारों, संधि और छिद्रों आदि में जमाव से जो क्रिया बनती है उसे हम आंतरिक स्थलाकृतियां कहते हैं। तो ज्वाला क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती है दोस्तों, आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियां। क्लियर दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा आंतरिक स्थलाकृतियां। तो अब जो बाह्य स्थलाकृतियां है वो भी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों डायटेम दोस्तों ये मैग्मा चेम्बर जहाँ तप्त तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये मैग्मा है दोस्तों, मतलब मैग्मा चेम्बर है, तो मतलब कि तप्त तरल पदार्थ मतलब कि मैग्मा। तो दोस्तों जब मैग्मा ज्वालामुखी नदी से धरातल पर जाता है तो जो ये ज्वालामुखी नदी है, ज्वालामुखी नदी के ऊपरी सिरे पर दोस्तों एक छिद्र है जिसे हम वीवर कहते हैं। उस छिद्र से दोस्तों मैग्मा धरातल पर पहुंचता है उसे निकलते हुए। तो जब मैग्मा जाता है, हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में कि मैग्मा जब धरातल पर जाता है तो उसके साथ चट्टाने जाती है, बहुत सारी चीज आती है दोस्तों। तो देखिए चट्टाने, बड़े चट्टान के बड़े टुकड़े, चट्टान के छोटे टुकड़े दोस्तों, तो इस छिद्र में फंस जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इस छिद्र में जो टुकड़े हैं दोस्तों वो इस छिद्र में फंस जाते हैं। तो फिर जो मैग्मा है वह धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, तो इस नली में फंस जाता है। जो ज्वालामुखी नदी दोस्तों उसी में दोस्तों जो मैग्मा है ये फंस जाता है, धरातल पर नहीं पहुंचता है। तो जब इस छिद्र में फंसेगा दोस्तों लावा, जो मैग्मा है दोस्तों इस छिद्र में फंसेगा तो उसे हम ज्वालामुखी फलक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम दोस्तों ज्वालामुखी फलक कहेंगे। जब जो मैग्मा है ये इस छिद्र में फंसेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी फलक कहेंगे। और दोस्तों जब इस छिद्र में फंसेगा तो जो मैग्मा है ये ऊपर धरातल पर नहीं जा पाएगा, तो इस जो ज्वालामुखी नली है उसमें भी फंस के रह जाएगा, मतलब ज्वालामुखी नली में भी पूरा फंस जाएगा। तो उसे हम ज्वालामुखी ग्रीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम दोस्तों ज्वालामुखी ग्रीवा कहेंगे। क्लियर दोस्तों। तो और ज्वालामुखी फलक और ज्वालामुखी ग्रीवा को संयुक्त रूप से दोस्तों डायट्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों को, ज्वालामुखी फलक और ज्वालामुखी ग्रीवा को संयुक्त रूप से डायट्रेम कहते हैं। और इसका उदाहरण है सिप्रोक। क्या है, डायट्रेम का एक उदाहरण है सिप्रोक दोस्तों, जो कि यूएसए में है। ये जो हमारी बाह्य स्थलाकृतियों की पहली स्थलाकृतियां डायट्रेम, दूसरी है सीडर शंकु या राग शंकु। सीडर शंकु या राग शंकु।
तो कम ऊंचाई पर शंकु के आकार में लावा का जमाव क्या कहलाता है? शेडर शंकु या राख शंकु। जब दोस्तों मैग्मा है ये निकलता है ज्वालामुखी नली से धरातल पर होता है, तो धरातल पर होते हुए लावा कहलाता है। तो दोस्तों जो लावा है ये कम ऊंचाई पर शंकु के आकार में जम जाता है, तो उसे हम शेडर शंकु या राख शंकु कहते हैं। शेडर शंकु या राख शंकु का उदाहरण है दोस्तों पेराक्यूटिन पर्वत दोस्तों, जो कि मेक्सिको में है। पेराक्यूटिन पर्वत ये शेडर शंकु का उदाहरण है। दूसरा जोरेलो पर्वत दोस्तों, जो कि ये भी मेक्सिको में ही है, ये भी शेडर शंकु का उदाहरण है। तीसरा है लुजोन द्वीप दोस्तों। लुजोन द्वीप ये फिलीपींस में है दोस्तों, जो कि शेडर शंकु का उदाहरण है। तो पेराक्यूटिन पर्वत, जोरेलो पर्वत, लुजोन पर्वत, ये लुजोन द्वीप क्या है? ये लुजोन द्वीप है। ये सभी क्या है? शेडर शंकु के उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों डायट्रेम और शेडर शंकु या राग शंकु ये क्या है? ये दोनों बाह्य स्थलाकृतियां है। आगे दोस्तों लावा शंकु। दोस्तों लावा शंकु दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लावा शंकु और क्षारीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी दोस्तों, वह कहलाता है अम्लीय लावा शंकु, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसका उदाहरण है दोस्तों स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली तो अम्लीय लावा शंकु का उदाहरण है। अम्लीय लावा शंकु क्या होता है? जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो। और क्षारीय लावा शंकु जिसमें सिलिका की मात्रा कम हो। जिसमें सिलिका की मात्रा कम हो तो वह क्षारीय लावा शंकु कहलाता है। क्षारीय लावा शंकु का उदाहरण है दोस्तों मोना लाओ। क्या है? मोना लाओ ये क्षारीय लावा शंकु का उदाहरण है, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी वह क्षारीय लावा शंकु कहलाता है। क्लियर दोस्तों? तो लावा शंकु आपको समझ में आ गया, दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लावा शंकु और क्षारीय लावा शंकु। जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है वह अम्लीय लावा शंकु, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है क्षारीय लावा शंकु। अब है दोस्तों मिश्रित लावा शंकु। मिश्रित लावा शंकु जिसमें मिश्रित लावा शंकु है, जिसमें दोस्तों अम्लीय लावा, क्षारीय लावा और ज्वालामुखी राख। अम्लीय लावा, क्षारीय लावा और ज्वालामुखी राख ये तीनों रहेंगे। तो जिसमें तीनों मिश्रित होंगे तो उसे हम मिश्रित लावा शंकु कहेंगे। जिसमें अम्लीय लावा, क्षारीय लावा और ज्वालामुखी राख तीनों मिले होंगे, मतलब कि मिश्रित होंगे, तो उन्हें मिश्रित लावा शंकु कहेंगे। इसके उदाहरण दोस्तों फ्यूजियामा दोस्तों, जो कि जापान में है, और दूसरा मेयान दोस्तों, जो कि फिलीपींस में है। ये दोनों फ्यूजियामा और मेयान ये दोनों मिश्रित लावा शंकु के उदाहरण है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों लावा शंकु और मिश्रित लावा शंकु। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो दोस्तों। अगला है क्रेटर। दोस्तों ये तप्त तरल पदार्थ दोस्तों जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं। तो दोस्तों जो मैग्मा है यह ज्वालामुखी नली के सहारे धरातल पर जाता है। तो जब धरातल पर पहुंचता है तो वह धरातल पर पहुंचते ही वह लावा कहलाता है। तो दोस्तों जब जो लावा है यह धरातल पर जम जाता है तो किस आकृति में जमेगा? ज्वालामुखी शंकु की आकृति में जम जाएगा दोस्तों। शंकु की आकृति में जम जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ज्वालामुखी शंकु कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये ज्वालामुखी शंकु है, मतलब कि जो लावा है ये ज्वालामुखी शंकु के टाइप में जम जाएगा। तो जो ज्वालामुखी शंकु है इसके ऊपरी भाग पर दबाव पड़ेगा। जब ज्वालामुखी शंकु के ऊपरी भाग पर दबाव पड़ेगा तो यहाँ गर्त बन जाएगा, मतलब कि इस तरह की आकृति बन जाएगी। ये यहाँ गर्त बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ गर्त बन जाएगा तो उसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे ही हम दोस्तों क्रेटर कहते हैं। क्लियर दोस्तों? क्रेटर का उदाहरण है लोनार झील दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरी पुष्कर झील दोस्तों, जो कि हमारे राजस्थान में है। क्लियर दोस्तों? क्रेटर समझ में आ गया।
कि जब जो मैग्मा है ये ज्वालामुखी नली के सहारे धरातल पर जाता है तो लावा कहलाता है, जो लावा है जम जाता है, ज्वालामुखी शंकु कहलाता है, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर भाग पर दबाव पड़ता है तो गर्त बन जाता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। इसका उदाहरण है लोनार झील महाराष्ट्र में है, पुष्कर झील राजस्थान में है। अगला है कोल्डर। दोस्तों क्रेटर का बड़ा रूप, क्रेटर का बड़ा रूप कहलाता है दोस्तों, क्रेटर का बड़ा रूप कहलाता है कोल्डर। कोल्डर का उदाहरण है ओसा कोल्डर, ओसा कोल्डर, कोल्डर दोस्तों जो ओसा कोल्डर ये जापान में है, यह कोल्डर का उदाहरण है ओसा कोल्डर। तो क्रेटर का बड़ा रूप कहलाता है कोल्डर। क्लियर। अब दोस्तों सुपर कोल्डर, तो सुपर कोल्डर दोस्तों कोल्डर का बड़ा रूप, क्रेटर का बड़ा रूप कहलाता है कोल्डर और कोल्डर का बड़ा रूप कहलाता है सुपर कोल्डर और क्रेटर का बड़ा रूप कहलाता है दोस्तों कोल्डर और कोल्डर का बड़ा रूप कहलाता है सुपर कोल्डर। तो सुपर कोल्डर क्या है? कोल्डर का बड़ा रूप है। इसका उदाहरण है टोवा झील, क्या है इसके उदाहरण दोस्तों? टोवा झील दोस्तों, जो कि सुमात्रा और इंडोनेशिया के बीच में है दोस्तों। टोवा झील सुपर कोल्डर के उदाहरण है। और सुपर कोल्डर क्या होता है? कोल्डर का बड़ा रूप होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्रेटर, कोल्डर और सुपर कोल्डर क्या होता है। क्रेटर समझ में आ गया, कोल्डर क्रेटर का बड़ा रूप है, सुपर कोल्डर कोल्डर का बड़ा रूप है और कोल्डर क्रेटर का बड़ा रूप है। तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों बाह्य स्थलाकृतियां। तो ज्वालामुखी के दो प्रकार है, दो सक्रियता के आधार पर और उद्गार के आधार पर। दोस्तों ज्वालामुखी के सक्रियता के आधार पर दो प्रकार है, तीन प्रकार सॉरी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ये क्या है? ये सक्रियता के आधार पर है। और उद्गार के आधार पर दो प्रकार के हैं, केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी और दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार ये क्या है? उद्गार के आधार पर है। ये दोनों ज्वालामुखी दोस्तों उद्गार के आधार पर है। और ये सक्रिय, शांत, ये तीनों ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर है। तो हम सभी के बारे में जानेंगे, सक्रिय कौन कौन से हैं, सुषुप्त कौन कौन से हैं, शांत कौन कौन से हैं, केंद्रीय उद्गार कौन कौन से हैं, दरारी उद्गार कौन कौन से हैं, सभी क्लियर से जानेंगे दोस्तों अच्छे से। तो आपको समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी के प्रकार सक्रियता के आधार पर, उद्गार के आधार पर। सक्रियता के आधार पर तीन प्रकार है, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। उसमें से सबसे पहला है सक्रिय। तो सक्रिय के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, इस करके सभी सुषुप्त, शांत सभी के बारे में एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सक्रिय के बारे में पहले देखते हैं। वे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस, राख आदि का निरंतर उद्गार होता रहता है। कि दोस्तों वे ज्वालामुखी जिनसे दोस्तों लावा, गैस, राख ये सभी दोस्तों निरंतर उद्गार होता है इनका, लावा, गैस, राख ये सभी उद्गार होता रहता है। इन सब का क्या होता है? उद्गार होता रहता है इन सभी का। तो वह कौन से ज्वालामुखी कहलाते हैं? वह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो अब दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, पहला उदाहरण है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों अभी हमने देख चुके थे। अब जो इनके उदाहरण है वह है, इसमें पहला है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यह लिपारी द्वीप इटली में है। कहाँ है? लिपारी द्वीप इटली में है दोस्तों। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप इटली में है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किसे? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और यह लिपारी द्वीप इटली में है। दूसरा है एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप इटली में है। कहाँ है? सिसिली द्वीप इटली में है दोस्तों। एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर जो कि इटली में है, यही स्थित है एटना
ज्वालामुखी। तीसरा है माउंट इरेबस ज्वालामुखी, माउंट इरेबस या माउंट एलब्रूस ज्वालामुखी। माउंट इरेबस ज्वालामुखी यह अंटार्कटिका में है। कहाँ है? माउंट इरेबस ज्वालामुखी यह अंटार्कटिका में है दोस्तों। और माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों माउंट इरेबस ज्वालामुखी। चौथा है मतलब 4th नंबर का है बेरन द्वीप। यह अंडमान निकोबार भारत पर है। कौन सा? बेरन द्वीप ज्वालामुखी। बेरन द्वीप ज्वालामुखी दोस्तों यह अंडमान निकोबार भारत में है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों बेरन द्वीप ज्वालामुखी। क्लियर हो गए दोस्तों। 5वां है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दोस्तों एंडीज पर्वत इक्वेडोर के दक्षिण अमेरिका में है। क्या है दोस्तों? जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है यह एंडीज पर्वत पर इक्वेडोर में दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत पर इक्वेडोर में दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर दोस्तों। कोटोपैक्सी कहाँ है? एंडीज पर्वत पर इक्वेडोर में इक्वेडोर के दक्षिण अमेरिका में। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। यह एंडीज पर्वत पर इक्वेडोर में दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, माउंट इरेबस ज्वालामुखी, बेरन द्वीप ज्वालामुखी और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये सभी ज्वालामुखी दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसके उदाहरण है। ये सभी क्या है? ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रियता के आधार पर पहला था हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, वो देख चुके हैं सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है और उसके उदाहरण। तो सक्रियता के आधार पर जो दूसरा है वो भी देख लेते हैं। 6वां उदाहरण है दोस्तों मोना लाओ। सक्रिय ज्वालामुखी का 6वां उदाहरण है मोना लाओ। मोना लाओ प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है दोस्तों उस पर है। जो मोना लाओ ज्वालामुखी है दोस्तों ये प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है उस पर स्थित है। और जो हवाई द्वीप है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, मतलब कि उत्तरी अमेरिका का भाग है। हवाई द्वीप क्या है? उत्तरी अमेरिका का भाग है और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है। और वहीं पर हवाई द्वीप पर ही मोना लाओ ज्वालामुखी स्थित है। और मोना लाओ ज्वालामुखी दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मोना लाओ ज्वालामुखी। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है तो उसका आंसर होगा मोना लाओ। ये प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर है। अगला है 7वां है मेयान ज्वालामुखी। मेयान ज्वालामुखी दोस्तों, तो दोस्तों मेयान ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप समूह में। कहा दोस्तों जो मेयान ज्वालामुखी है यह प्रशांत महासागर में जो फिलीपींस द्वीप समूह है उस पर स्थित है दोस्तों मेयान ज्वालामुखी। तो अब 8वां ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। मतलब कि चिली और अर्जेंटीना के बीच में जो सीमा, चिली और अर्जेंटीना की जो सीमा है उस में दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का 2 देश है दोस्तों चिली और अर्जेंटीना, दोनों दक्षिण अमेरिका में है। और अर्जेंटीना और चिली दोनों के बीच में है ओजोन डेल सलाडो ज्वालामुखी। तो अब 9वां ज्वालामुखी है कैमरून ज्वालामुखी। कैमरून ज्वालामुखी दोस्तों कैमरून अफ्रीका में है। क्या है दोस्तों? जो कैमरून ज्वालामुखी है ये कैमरून एक जगह का नाम है और वहीं पे कैमरून ज्वालामुखी स्थित है। और कैमरून ये अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। अब 10वां ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी।
किलायु ज्वालामुखी दोस्तों। तो किलायु ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर उत्तरी अमेरिका में है। हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में है और हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका का भाग है। क्लियर दोस्तों। तो वही हवाई द्वीप पर स्थित है किलायु ज्वालामुखी। अब 11वां ज्वालामुखी है माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी। माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी। तो माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में फिलीपींस में है। प्रशांत महासागर के जो फिलीपींस द्वीप समूह है उस पर स्थित है दोस्तों माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी। तो मोनालाओ ज्वालामुखी, मेयान ज्वालामुखी, ओजोन डेल सलाडो ज्वालामुखी, केमरून ज्वालामुखी और किलायु ज्वालामुखी और माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी, ये सभी क्या है? ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है दोस्तों। तो सक्रिय ज्वालामुखी के कुल मिलाकर 11 उदाहरण है दोस्तों। तो सक्रियता के आधार पर दोस्तों पहला भाग था हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। अब दोस्तों दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी के क्या उदाहरण है दोस्तों, देख लेते हैं। आगे है दोस्तों सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो वे ज्वालामुखी जिनमें एक बार उद्गार के बाद कुछ समय तक उद्गार नहीं होता है परंतु कभी कभी उद्गार होता है, तो वह ज्वालामुखी सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी? वे ज्वालामुखी जिनमें एक बार उद्गार के बाद कुछ समय तक उद्गार नहीं होता है परंतु कभी कभी उद्गार होता है, तो वे ज्वालामुखी कहलाते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं दोस्तों सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब है दोस्तों सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये जापान में है। कहाँ है फ्यूजियामा ज्वालामुखी? यह जापान में है। दूसरा विसुविस ज्वालामुखी, यह इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी ये इटली में है। और तीसरा क्राकाताओ ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। क्राकाताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। चौथा सेम्बंग ज्वालामुखी, यह भी इटली में है। क्या है? इटली में है। और विसुवियस ज्वालामुखी ये भी इटली में है। और पांचवा नारकोंडम ज्वालामुखी, यह भारत के अंडमान निकोबार में है। भारत के अंडमान निकोबार में है दोस्तों नारकोंडम ज्वालामुखी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, क्राकाताओ ज्वालामुखी, सेम्बंग ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, ये सभी ज्वालामुखी प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है। मतलब कि प्रसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं। वे ज्वालामुखी जिनमें एक बार उद्गार के बाद कुछ समय तक उद्गार नहीं होता है परंतु कभी कभी उद्गार होता है, वह ज्वालामुखी कहलाते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ये था हमारा सक्रियता के आधार पर दूसरा सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। और पहला हो गया है, दूसरा भी हो गया है। अब जो तीसरा है वो भी देख लेते हैं। आगे हैं दोस्तों शांत या निष्क्रिय ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनमें एक बार उद्गार के बाद फिर से उद्गार होने की संभावना कम रहती है, संभावना ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। कि जिसमें एक बार उद्गार के बाद फिर से उद्गार की संभावना नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शांत ज्वालामुखी कहेंगे। तो दोस्तों शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है, पहला उदाहरण है चिम्बेरोजी। चिम्बेरोजी ये एंडीज पर्वत
पर एंडीज पर्वत पर इक्वेडोर देश में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इक्वेडोर देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। समझ में आ गया दोस्तों। जो चिम्बेरोजी ज्वालामुखी है यह एक शांत ज्वालामुखी है, एंडीज पर्वत पर, इक्वेडोर देश में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है इक्वेडोर देश। दूसरा एकांका गुहा ज्वालामुखी। एकांका गुहा ज्वालामुखी ये भी एंडीज पर्वत पर है और चिली देश में है। एंडीज पर्वत पर चिली देश में है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। एंडीज पर्वत पर चिली देश में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों एकांका गुहा ज्वालामुखी। तीसरा किलिमंजारो ज्वालामुखी। किलिमंजारो ज्वालामुखी दोस्तों यह तंजानिया में है। तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप में है। तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला पोपा ज्वालामुखी। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है, अफ्रीका महाद्वीप में। म्यांमार में अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों म्यांमार, और उसमें म्यांमार में स्थित है पोपा ज्वालामुखी। पांचवा है केन्या पर्वत ज्वालामुखी। केन्या पर्वत ज्वालामुखी यह केन्या देश में है। केन्या देश में है और अफ्रीका महाद्वीप में। कहा? केन्या देश में है और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है केन्या पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है केन्या देश। छठवा माउंट ताल ज्वालामुखी। माउंट ताल ज्वालामुखी दोस्तों ये फिलीपींस में है। फिलीपींस द्वीप समूह है दोस्तों, उस पे स्थित है माउंट ताल ज्वालामुखी। ये सभी ज्वालामुखी क्या है? ये एकदम शांत ज्वालामुखी है। सातवां ज्वालामुखी है कोह सुल्तान ज्वालामुखी। कोह सुल्तान ज्वालामुखी यह ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है दोस्तों कोह सुल्तान ज्वालामुखी। आठवां देमबंद ज्वालामुखी। देमबंद ज्वालामुखी यह भी ईरान में है, और कोह सुल्तान ज्वालामुखी ये दोनों ईरान देश में है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो ये सभी ज्वालामुखी क्या है? ये सभी ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। चिम्बेरोजी, एकांका गुहा, किलिमंजारो, पोपा ज्वालामुखी, केन्या पर्वत ज्वालामुखी, माउंट ताल ज्वालामुखी, कोह सुल्तान ज्वालामुखी, देमबंद ज्वालामुखी, ये सभी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। मतलब कि दोस्तों शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो शांत ज्वालामुखी क्या होता है? वे ज्वालामुखी जिनमें एक बार उद्गार के बाद फिर से उद्गार की संभावना नहीं रहती है। तो ये था हमारा शांत ज्वालामुखी। सक्रियता के आधार पर जो तीसरा वह है शांत। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों हो गए दोस्तों सक्रियता के आधार पर। अगर दोस्तों जो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, जो सक्रिय ज्वालामुखी है यह सक्रिय ज्वालामुखी का भूतकाल में उद्गार हुआ था और वर्तमान काल में भी हो रहा है, और दोस्तों भविष्य काल में भी होगा। इसका जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका उद्गार भूतकाल में हुआ था, वर्तमान काल में अभी हो रहा है और भविष्य काल में भी होगा। और प्रसुप्त ज्वालामुखी का उद्गार भूतकाल में हुआ था, वर्तमान काल में नहीं हो रहा है और भविष्य काल में होने की संभावना है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उद्गार दोस्तों भूतकाल में हुआ था, अभी वर्तमान काल में नहीं हो रहा है, भविष्य काल में होने की संभावना है। और जो शांत ज्वालामुखी है, यह शांत ज्वालामुखी का उद्गार भूतकाल में हुआ था दोस्तों, और वर्तमान काल में नहीं हो रहा है और भविष्य काल में भी नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो गई ये। तो सक्रियता के आधार पर जो 3 भागों में बांटा गया था, तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, ये तीनों हो चुके हैं सक्रियता के आधार पर। तो अब आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों उद्गार के आधार पर। तो दोस्तों उद्गार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है ज्वालामुखी को।
केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। तो केंद्रीय उद्गार क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो केंद्रीय उद्गार दोस्तों यह विस्फोटक होता है। क्या होता है, केंद्रीय उद्गार दोस्तों विस्फोटक होता है। दूसरा पॉइंट है लावा का, जो लावा है उसका, लावा का जमाव ज्वालामुखी शंकु के जैसा होगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ तक तरल पदार्थ मतलब कि मेग्मा है, तो यह ज्वालामुखी नदी से धरातल पर आएगा तो वह लावा कहलाएगा। तो जो लावा है यह ज्वालामुखी शंकु के जैसा बन जाएगा, इस तरह ज्वालामुखी शंकु के जैसा बन जाएगा, तो उसे हम केंद्रीय उद्गार कहेंगे। और यह विस्फोटक होता है, मतलब कि ज्वालामुखी नदी से दोस्तों यह तेजी से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो तेजी से मतलब कि विस्फोटक। अगला पॉइंट है ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। दोस्तों केंद्रीय उद्गार जब होता है तो इनसे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। आगे लावा के साथ गैसों की अधिकता होती है। दोस्तों जब मैग्मा धरातल पर पहुंचता है तो वह लावा कहलाता है। तो लावा के साथ दोस्तों गैसों की अधिकता रहती है, अधिकता। अगला यह विनाशकारी होता है। केंद्रीय उद्गार दोस्तों विनाशकारी होता है। समझ में आ गया कि जो केंद्रीय उद्गार है यह क्या होगा, यह विनाशकारी होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा केंद्रीय उद्गार के सभी पॉइंट। यह विस्फोटक होता है, लावा का जमाव इसमें ज्वालामुखी शंकु के जैसा होता है। केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। केंद्रीय उद्गार में लावा के साथ गैसों की अधिकता रहती है और केंद्रीय उद्गार विनाशकारी होते हैं। तो आपको समझ में आ गया केंद्रीय उद्गार। दूसरा है हमारा दरारी उद्गार। तो दोस्तों दरारी उद्गार केंद्रीय उद्गार के बिल्कुल विपरीत है। दरारी उद्गार विस्फोटक नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, जो दरारी उद्गार है यह विस्फोटक नहीं होता है। और लावा का जमाव दोस्तों धरातल के समांतर होता है। कि दोस्तों ये कोई दरार है, क्या है ये कोई दरार, ये दरार है दोस्तों, लंबी दरार है। तो जो लावा है ये यहाँ से दरार से निकलेगा लावा, तो लावा का जमाव धरातल के समांतर रहेगा। यहाँ से लावा निकला तो ये इस तरह धरातल के समांतर फैलता रहेगा, फैलता जाएगा। धरातल के समांतर जमा होता है दोस्तों दरारी उद्गार, ऐसे। तो दरारी उद्गार में लावा का जमाव धरातल के समांतर होगा। अगला पॉइंट है ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होगा। दरारी उद्गारों से दोस्तों ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होगा। अगला पॉइंट गैसों का अभाव रहेगा। दरारी उद्गार में दोस्तों गैसों का अभाव रहेगा। अगला दरारी उद्गार विनाशकारी नहीं होंगे। क्या होंगे दोस्तों, जो दरारी उद्गार है ये विनाशकारी नहीं होंगे, मतलब कि शांत, इसे हम शांत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, शांत रहेंगे, मतलब कि विनाश नहीं करेंगे, विनाशकारी नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दरारी उद्गार विस्फोटक नहीं होता है, लावा का जमाव धरातल के समांतर होता है, ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है, गैसों का अभाव रहता है इसमें, और यह विनाशकारी नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। अब दोस्तों इसमें हम अंतर की बात करें तो अंतर भी देख लेते हैं कि केंद्रीय उद्गार विस्फोटक होगा, दरारी उद्गार विस्फोटक नहीं होगा। केंद्रीय उद्गारों में लावा का जमाव ज्वालामुखी शंकु के जैसा होगा, परंतु दरारी उद्गार में लावा का जमाव धरातल के समांतर होगा। केंद्रीय उद्गार में ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा, परंतु दरारी उद्गारों से ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होगा। और केंद्रीय उद्गार से लावा के साथ, केंद्रीय उद्गार में लावा के साथ गैसों की अधिकता रहेगी, दरारी उद्गार में गैसों का अभाव रहेगा। और केंद्रीय उद्गार विनाशकारी होंगे, परंतु दरारी उद्गार विनाशकारी नहीं होंगे दोस्तों।
तो हमने अभी देखा केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार में अंतर। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार के उदाहरण कौन कौन से हैं। आगे हैं दोस्तों दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी के उदाहरण। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, तो उनमें पहला है दक्कन ट्रेप, यह दक्षिण भारत में है। और दूसरा है स्केन का पठार, ये यूएसए में है। और तीसरा है पराना का पठार, यह दोस्तों ब्राजील में है। और चौथा है ड्रैकन्सबर्ग का पठार, दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में है। तो दोस्तों ये सभी क्या है, दक्कन ट्रेप, स्केन का पठार, पराना का पठार, ड्रैकन्सबर्ग का पठार, ये सभी क्या है, ये सभी दरारी उद्गार के उदाहरण है। और ये सभी दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है, मतलब कि उनके उदाहरण है दोस्तों। तो हमने देख लिया है दरारी उद्गार के उदाहरण। अब है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। दोस्तों एक भूगोलवेत्ता हुए थे दोस्तों लेक्रायक्स, जिन्होंने कहा था कि जिन्होंने विशेष प्रकार के केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था दोस्तों। कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था दोस्तों? 4 श्रेणियों में। लेक्रायक्स एक भूगोलवेत्ता थे दोस्तों, वही उन्होंने विशेष प्रकार के केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। उनमें से पहली श्रेणी थी दोस्तों हवाई तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, तीसरा वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, चौथी है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये सभी श्रेणियां हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, ये सभी क्या है, ये सभी 4 श्रेणियां हैं। लेक्रायस ने विशेष प्रकार के केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को जो 4 श्रेणियों में बांटा गया था, वो ये चारों श्रेणियां हैं। अब दोस्तों लेक्रायस जो भूगोलवेत्ता थे, उनके बाद जो अन्य भूगोलवेत्ता है उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने विशेष प्रकार के केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 5 श्रेणियों में बांटा था। 4 श्रेणी यही थी और 5वीं थी विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। क्या थी? विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी दोस्तों। तो लेक्रायस जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने केवल ये 4 श्रेणियों में बांटा था, परंतु लेक्रायस जो भूगोलवेत्ता थे, उनके बाद जो और भूगोलवेत्ता है उन्होंने अध्ययन किया, तो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी में भी बांट दिया गया। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, समझ में आ गया। और दूसरा ये पहला था हमारे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी के उदाहरण। तो अब दोस्तों जो 4 श्रेणी थी, परंतु ये 5 श्रेणियां हैं दोस्तों, इन 5 श्रेणियों के बारे में हम देखेंगे। तो पहली श्रेणी है हमारी हवाई तुल्य ज्वालामुखी, देख लेते हैं। पहला है दोस्तों हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो दोस्तों हवाई तुल्य ज्वालामुखी पहला है हमारा हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो दोस्तों जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, यह बिल्कुल हवाई तुल्य ज्वालामुखी का शांत उद्गार होगा। क्या होगा? हवाई तुल्य ज्वालामुखी दोस्तों इसका शांत उद्गार होगा। और जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, इसका जो लावा है दोस्तों, वह बिल्कुल पतला होगा। जो इनका लावा है वह बिल्कुल पतला होगा दोस्तों। और हवाई तुल्य ज्वालामुखी में दोस्तों गैसों की कमी होगी। क्या होगी? गैसों की कमी रहेगी। तो क्या होगा दोस्तों हवाई तुल्य ज्वालामुखी में? हवाई तुल्य ज्वालामुखी शांत उद्गार होगा, इनका जो लावा है वह बिल्कुल पतला होगा और इनमें गैसों की कमी रहेगी। तो आपको समझ में आ गया हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्या है? शांत उद्गार होगा, इनका लावा पतला होगा, गैसों की कमी रहेगी।
ये मेघमा तब तक पता हम तक मेघमा जब ज्वालामुखी नदी के साथ जाता है तो फिर होता है तो ये लावा कहलाता है। इनका हवा तुल्य ज्वालामुखी लावा पतला होता है, तो यह इस तरह से जमता जाता है, निकलता ज्वालामुखी नदी से निकल जाता है और इस साइड से धरातल के समांतर होकर यहाँ से जमता रहता है। अब दोस्तों हवाई तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी नामकरण प्रशांत महासागर का जो हवाई द्वीप है उससे हुआ है। किस हुआ दोस्तों? हवाई तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण प्रशांत महासागर का जो हवाई द्वीप है उस पर जितने भी द्वीप है दोस्तों वो सभी शांत उद्गार वाले हैं, तो वह शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी है, तो वह हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। जो हवाई द्वीप जो शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी रहते हैं दोस्तों वो सभी हवाई तुल्य ज्वालामुखी है। तो आपको समझ में आ गया हवाई तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी दोस्तों, तो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों? स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की जो तीव्रता है और जो विस्फोट है वह हवाई तुल्य से अधिक होगी। क्या दोस्तों? जो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है इनकी जो तीव्रता है और जो इनका विस्फोट है दोस्तों वह हवाई तुल्य से अधिक होगा। क्लियर दोस्तों? और हवाई स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी का जो लावा है दोस्तों बिल्कुल गाढ़ा होगा। क्या होगा? इनका जो लावा है दोस्तों वह गाढ़ा होगा। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो लावा है वह गाढ़ा होगा। और हवाई स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में दोस्तों गैसों की अधिकता होगी। इसमें गैसों की कमी थी, इसमें गैसों की अधिकता होगी, अधिक गैस होगा दोस्तों। तो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में तीव्रता और विस्फोट हवाई तुल्य से अधिक होगा। इनका जो लावा है वह गाढ़ा होगा और इनमें गैसों की अधिकता होगी। अब दोस्तों स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण। तो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण दोस्तों लिपारी द्वीप पर दोस्तों जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ना, लिपारी द्वीप पर दोस्तों जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है दोस्तों स्ट्रोम्बोली उससे रखा गया है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी का नाम। और दोस्तों ये तब तरल पदार्थ है और ज्वालामुखी नदी से निकलता है मैग्मा और ये ऊपर जाता है तो लावा कहलाता है और ये इस तरह से यह जम जाता है। इनकी जो तीव्रता है वह अधिक होती है, तो यहाँ जो गैस है दोस्तों वह ऊपर चली जाती है। जो गैस है दोस्तों वो ऊपर चली जाती है। तो आपको समझ में आ गया स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी और हवाई तुल्य ज्वालामुखी। पहला हवाई तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी दोस्तों। जो तीसरा है वो भी देख लेते हैं। तीसरा है दोस्तों वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। तो वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी दोस्तों इसकी तीव्रता के साथ विस्फोटक होगा, मतलब दोस्तों तेजी से इसका विस्फोट होगा, तीव्रता के साथ इसका विस्फोटक होगा दोस्तों। किसका? वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी दोस्तों तीव्रता के साथ विस्फोटक होगा। अगला लावा के साथ दोस्तों निकली गैसें, धूल, अन्य पदार्थ वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक जाती है। कि दोस्तों यहाँ से मैग्मा निकला तो धरातल पर जाते ही वह कहलाता है लावा। तो लावा के साथ दोस्तों जो गैसें हैं, जो गैसें हैं, जो धूल है और जो अन्य पदार्थ है दोस्तों वो वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेघमा निकला और यहाँ ज्वालामुखी नदी से तो यहाँ धरातल पर आया तो वह लावा कहलाता है। तो दोस्तों लावा इस तरह से जम जाता है, फिर वहाँ की लावा के साथ जो गैसें और जो अन्य पदार्थ आते हैं लावा के साथ वो वायुमंडल में दोस्तों अधिक ऊंचाई तक जाते हैं। ऐसे बादल की आकृति बन जाती है। किसकी आकृति बन जाती है दोस्तों? फूल गोभी के समान आकृति बन जाती है। दिख रहा है ना दोस्तों, फूल गोभी के समान आकृति बन जाती है या बादल के समान आकृति बन जाती है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण कहाँ से हुआ है?
तो दोस्तों वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण लिपारी द्वीप पर दोस्तों जो वल्केनो ज्वालामुखी है वहां उससे पड़ा है। जो लिपारी द्वीप पर जो वल्केनो ज्वालामुखी दोस्तों उससे वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी नाम रखा गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। तीव्रता के साथ इसका विस्फोट होता है। लावा के साथ निकली गैसें, धूल, अन्य पदार्थ वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक जाती है और इसकी आकृति फूल गोभी के समान रहती है। और लिपारी द्वीप पर जो वल्केनो ज्वालामुखी है उससे इसका नाम पड़ा है। आगे है दोस्तों पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो दोस्तों पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भयंकर विस्फोटक होता है। मतलब कि दोस्तों पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भयंकर विस्फोटक होता है, तेजी से विस्फोट होता है दोस्तों इनका। और ज्वालामुखी शंकु और छिद्र को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है दोस्तों इतना भयंकर होता है, इतना खतरनाक होता है दोस्तों कि जो ज्वालामुखी शंकु है और जो छिद्र है उनको नष्ट कर देता है। यह ज्वालामुखी छिद्र है, ज्वालामुखी जो शंकु रहता है और ये ज्वालामुखी जो छिद्र है दोस्तों उन दोनों को नष्ट कर देता है, इतनी तेज आता है। तो समझ में आ गया कि दोस्तों ज्वालामुखी शंकु और छिद्र को नष्ट कर देता है, मतलब कि सबसे अधिक विनाशकारी होता है दोस्तों, सबसे अधिक विनाशकारी होता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। और कैरिबियन सागर में इनका पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण कैरिबियन सागर में पश्चिम द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप में पिलियन ज्वालामुखी में है। यह दोस्तों जो इनका नामकरण पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण कैरिबियन सागर में जो पश्चिम द्वीप समूह है और पश्चिम द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप में जो पिलियन ज्वालामुखी है उसके नाम से ही इसका नाम रखा गया है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो दोस्तों यह तप्त तरल पदार्थ है, मतलब कि मेग्मा। तो दोस्तों जो मेग्मा है ये ज्वालामुखी नली से निकलता है तो ये सीधे ऊपर जाता है, मतलब कि इतना तेज आता है सीधे ऊपर जाता है ना। तो इतना तेज आता है दोस्तों जो छिद्र है यहाँ जिसके सारे बाहर निकलता है और यहाँ जो ज्वालामुखी शंकु रहते हैं उन दोनों को नष्ट करके ऊपर जाता है, ऊंचाई तक जाता है दोस्तों, उन दोनों को नष्ट कर देता है। मतलब कि सबसे अधिक विनाशकारी है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो ये था हमारा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी का लास्ट और लास्ट पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। जो 4 श्रेणियां थी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को 4 श्रेणियां थी, वो चारों श्रेणियां दोस्तों हमने देख चुके हैं। और दोस्तों उद्गार के आधार पर भी देख चुके हैं दोस्तों। ज्वालामुखी का जो वैश्विक वितरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परिप्रशांत महासागरीय पेटी और दूसरा भाग है मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा भाग है मध्य अटलांटिक पेटी। क्या दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ज्वालामुखी के जो वैश्विक वितरण है उनको परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। और दोस्तों परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पूरे विश्व के पूरे पृथ्वी के 63% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहाँ? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। और मध्य महाद्वीपीय पेटी में पूरे पृथ्वी के 21% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और मध्य अटलांटिक पेटी में पूरे पृथ्वी के 16% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी में 63% ज्वालामुखी पाए जाते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% ज्वालामुखी पाए जाते हैं और दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी में 16% ज्वालामुखी पाए जाते हैं पूरे पृथ्वी के।
तो दोस्तों अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के जो वैश्विक वितरण है उनमें जो तीनों पेटी है दोस्तों, उन तीनों पेटियों के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे मध्य अटलांटिक पेटी के बारे में, जिनमें 16% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी, तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर है। क्या है ये? अटलांटिक महासागर है। इसका अध्ययन दोस्तों हम पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो ये क्या है? ये अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर में एक कटक है जिसे हम कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। क्या कहते हैं? ये है कटक दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अटलांटिक महासागर में, जिसे हम मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। तो जो मध्य अटलांटिक कटक है उसके सहारे दोस्तों ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जो कटक है दोस्तों उसके सहारे दोस्तों ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जब मध्य अटलांटिक कटक में दोस्तों जो प्लेटें हैं उनकी अपसारी गति होगी। जो प्लेटें हैं दो प्लेटें हैं, जब उनकी अपसारी गति होगी तो वह अलग होगी, मतलब कि अलग होगी, तो दोनों अलग होगी। तो उससे जब यह दरार, जब दो प्लेटें हैं उनकी अपसारी गति होगी तो जो दरार है वहां से ज्वालामुखी का निर्माण होगा, मतलब कि ज्वालामुखी का उद्गम होगा। तो उस ज्वालामुखी का निर्माण होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी में कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हमने देख लिया कि इनका निर्माण प्लेटों की अपसारी गति के कारण होता है, परंतु अब हम देखेंगे दोस्तों कौन कौन से ज्वालामुखी है। तो उसमें से पहला ज्वालामुखी ये सेंट हेलेना द्वीप ज्वालामुखी, जो कि अफ्रीका का है। क्या है? यह अफ्रीका का है, सेंट हेलेना द्वीप ज्वालामुखी, ये यहाँ स्थित है ये। और दूसरा है लोकी ज्वालामुखी। लोकी ज्वालामुखी दोस्तों, तो लोकी ज्वालामुखी जो आपको दूसरा नंबर दिख रहा है ये है लोकी ज्वालामुखी। लोकी ज्वालामुखी आइसलैंड का है। क्या है? लोकी ज्वालामुखी दोस्तों आइसलैंड का ज्वालामुखी, लोकी ज्वालामुखी दोस्तों, जो कि ये यहाँ स्थित है। तीसरा हेकला ज्वालामुखी। हेकला ज्वालामुखी लोकी ज्वालामुखी के ऊपर है। ये हेकला ज्वालामुखी, यह भी आइसलैंड का है। क्या है? यह भी जो हेकला ज्वालामुखी और जो लोकी ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी आइसलैंड के हैं। अब चौथा ज्वालामुखी है कहला ज्वालामुखी। कहला ज्वालामुखी, तो ये आपको 4 नंबर देखा है दोस्तों, ये है कहला ज्वालामुखी। ये कहला ज्वालामुखी यूएसए का है। किसका है? जो कहला ज्वालामुखी है ये यहाँ, यह यूएसए का है दोस्तों। पांचवा है शेल्फा ज्वालामुखी। क्या? शेल्फा ज्वालामुखी, यह भी यूएसए का है। क्या है? यह भी यूएसए का है, ये यहाँ स्थित है। 5वां नंबर शेल्फा ज्वालामुखी, कहला ज्वालामुखी के नीचे शेल्फा ज्वालामुखी। 6वां हेक्सा ज्वालामुखी। तो हेक्सा ज्वालामुखी शेल्फा ज्वालामुखी के नीचे है हेक्सा ज्वालामुखी, जो कि यूएसए का है। कहला ज्वालामुखी, शेल्फा ज्वालामुखी और हेक्सा ज्वालामुखी, ये तीनों ज्वालामुखी यूएसए के हैं। और ये तीनों, ये 4, 5, 6, ये तीनों पास पास में है। अब 7वां ज्वालामुखी है टफना ज्वालामुखी। कौन सा? टफना ज्वालामुखी। तो टफना ज्वालामुखी मैक्सिको का है। क्या है? टफना ज्वालामुखी दोस्तों मैक्सिको का है। ये यहाँ स्थित है मैक्सिको का टफना ज्वालामुखी। तो आपको पता चल गया कि मध्य अटलांटिक पेटी में कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सेंट हेलेना द्वीप ज्वालामुखी, लोकी ज्वालामुखी, हेकला ज्वालामुखी, कहला ज्वालामुखी, शेल्फा ज्वालामुखी, हेक्सा ज्वालामुखी, टफना ज्वालामुखी, ये सभी ज्वालामुखी दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी में पाए जाते हैं। मतलब मध्य अटलांटिक पेटी के हैं ज्वालामुखी है। तो आपको समझ में आ गया मध्य अटलांटिक पेटी में 16% ज्वालामुखी पाए जाते हैं और 16% में ये सभी ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
तो हमने देख लिया मध्य अटलांटिक पेटी के बारे में, और मध्य अटलांटिक पेटी में कौन कौन से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है। तो अब हम देखते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब दोस्तों हम मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि मध्य अटलांटिक पेटी में 21% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आगे है दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? पूरे पृथ्वी के 21% ज्वालामुखी दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाई जाती हैं। तो अब देखते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी होती क्या है, कहाँ है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो ये है यहाँ केप वर्दे द्वीप, ये केप वर्दे द्वीप है, और ये भूमध्य सागर है, ये भारत है ना। तो केप वर्दे द्वीप से होते हुए ये भूमध्य सागर से होते हुए भारत से होते यहाँ तक ये पूरी जो ये श्रृंखला है, मतलब जो पेटी है दोस्तों, वह कहलाती है मध्य महाद्वीपीय पेटी। केप वर्दे द्वीप से लेकर भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर होते हुए भारत है, भारत से होते हुए यहाँ तक ये पूरा दोस्तों क्या कहलाती है, ये पूरी कहलाती है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो हमने देख लिया मध्य महाद्वीपीय पेटी ये है। अब हम देखते हैं दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी में कौन कौन से ज्वालामुखी है। 21% ज्वालामुखी है पूरे पृथ्वी के, परंतु उनमें से कौन कौन से हैं। तो हमारा उनमें से पहला है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। क्या? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला आता है हमारा ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये 1 नंबर दिख रहा है आपको, ये है ना। तो वह है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अब हमारा दूसरा है वोल्केनो ज्वालामुखी। तो अब स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के आगे चलते ही 2 नंबर का जो दिख रहा है आपको वह है वोल्केनो ज्वालामुखी, है ना। तो अब तीसरा है वेसुवियस ज्वालामुखी। अब वोल्केनो ज्वालामुखी के आगे चलते ही दोस्तों ये आता है वेसुवियस ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? वेसुवियस ज्वालामुखी। अब चौथा है एटना ज्वालामुखी। अब वेसुवियस ज्वालामुखी के आगे चलते ये है यहाँ एटना ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? एटना ज्वालामुखी, जो कि मध्य महाद्वीपीय पेटी का ही भाग है। ये सभी मध्य महाद्वीपीय पेटी के ही भाग है। अब पांचवा है कोहे सुल्तान ज्वालामुखी। कोहे सुल्तान ज्वालामुखी। तो अब एटना ज्वालामुखी के आगे चलते ये है यहाँ कोहे सुल्तान ज्वालामुखी। 5 नंबर जो आपको दिख रहा है ये है कोहे सुल्तान ज्वालामुखी। छठवा है देमबंद ज्वालामुखी। देमबंद ज्वालामुखी। तो कोहे सुल्तान ज्वालामुखी के आगे यह है देमबंद ज्वालामुखी। अब सातवां है पोपा द्वीप ज्वालामुखी। पोपा द्वीप ज्वालामुखी 7वें नंबर पर। तो ये म्यांमार में है, ये भारत से होते हुए यहाँ जा रही है, और ये म्यांमार में जो ये 7 नंबर दिख रहा है वह है पोपा द्वीप ज्वालामुखी। ये द्वीप ज्वालामुखी है, पोपा द्वीप ज्वालामुखी, है ना दोस्तों। अब 8वां है नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी। कौन सा? नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी। तो ये भारत के पूर्व में है, ये है यहाँ 8 नंबर का है नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी। समझ में आ गया। और यह है ये पूरा है दोस्तों, यह पूरा इंडोनेशिया है। ये पूरा इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में पाया जाता है क्राकाताओ ज्वालामुखी। कौन सा? क्राकाताओ ज्वालामुखी। दूसरा सेमबंग ज्वालामुखी, और तीसरा सेमेरू ज्वालामुखी। ये सभी क्राकाताओ, सेमबंग और सेमेरू ज्वालामुखी, ये तीनों ज्वालामुखी इंडोनेशिया के प्रमुख ज्वालामुखी। ये इंडोनेशिया यहाँ की प्रमुख ज्वालामुखी, ये तीनों ज्वालामुखी है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में कौन कौन से ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, वोल्केनो, वेसुवियस, एटना, कोहे सुल्तान, देमबंद, पोपा
द्वीप ज्वालामुखी, नारकोंडक द्वीप ज्वालामुखी, ये सभी ज्वालामुखी और ये सभी ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही आते हैं, या हम कह सकते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी की भाग है दोस्तों। तो हमने देख ली है दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो अब हमारी बाकी है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जिसमें 63% ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सर्वाधिक ज्वालामुखी। उससे कम मध्य महाद्वीपीय पेटी में, उससे कम मध्य अटलांटिक पेटी में। तो अब हम देख लेते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी। आगे हैं दोस्तों परिप्रशांत महासागरीय पेटी। क्या? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। दोस्तों परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पूरे विश्व के 63% भूकंप 63% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यह है प्रशांत महासागर दोस्तों, आपको अच्छे से दिख रहा है ना, यह है प्रशांत महासागर और परिप्रशांत महासागरीय पेटी 63% भूकंप आते हैं, और यह है प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ये हरा दिख रहा है दोस्तों आपको, यह है घोड़े की नाल का आकार का, घोड़े की नाल के आकार की दोस्तों ये आकृति दिख रही है आपको, वह कहलाती है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर है, घोड़े के नाल की के आकार की ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे यह परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में दोस्तों पूरे विश्व के 63% ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सर्वाधिक ज्वालामुखी। तो अब इसका कारण क्या है? तो अब कारण भी देख लेते हैं दोस्तों। हमने देखा था कि दो प्लेटें, एक भारी प्लेट और एक हल्की प्लेट में जब अभिसारी गति होगी, क्योंकि जब अभिसारी गति होगी तो दोस्तों जो भारी प्लेट है यह नीचे की ओर चली जाएगी और जो हल्की प्लेट है यह ऊपर की ओर चली जाएगी। जब जो भारी प्लेट है इनमें भारी और हल्की प्लेट में अभिसारी गति होगी, तो जो भारी प्लेट है यह नीचे की ओर चली जाएगी, तो वह नीचे की ओर जाएगी तो वह क्रिया कहलाती है भारी निम्न संकलन क्रिया। क्या कहलाती है? भारी निम्न संकलन क्रिया। और जब हल्की, और जो हल्की है यह ऊपर चली जाएगी तो वलन होगा, मतलब कि वलित पर्वतों का निर्माण होगा दोस्तों। तो जब दोस्तों जो भारी प्लेट है ये नीचे की ओर चली जाएगी तो ये भारी प्लेट है ये पिघल जाएगी और यह ऊपर जो लावा है या जो मैग्मा है पिघल जाएगी, जो मैग्मा है यह ऊपर आएगा। तो ऊपर आने के बाद दोस्तों धरातल पर तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो इसीलिए अभिसारी गति होने के कारण और भारी निम्न संकलन क्रिया होने के कारण यहाँ परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। किसके कारण? अभिसारी गति होने के कारण और भारी निम्न संकलन के कारण। और परिप्रशांत महासागरीय पेटी घोड़े की नाल की आकार की है, देख रहे हैं ना आप, घोड़े की नाल की आकार की। क्लियर दोस्तों? तो अब हम देखते हैं कि जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है इसमें 63% ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और इस परिप्रशांत महासागरीय पेटी में कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो बहुत सारे ज्वालामुखी, सर्वाधिक ज्वालामुखी है, इसलिए ये यहाँ से चलते हैं इरेबस से। ये इरेबस है दोस्तों, यहाँ से यहाँ अलास्का है, यहाँ अलास्का है। तो इरेबस से लेकर अलास्का तक दो भाग है इसके, और यहाँ से लेकर न्यूजीलैंड तक, और ये साइड इरेबस से लेकर अलास्का तक। तो अब यहाँ से चलते हैं इरेबस से लेकर जितने भी यहाँ पूरे जितने भी ज्वालामुखी आ रहे हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पहला है हमारा दोस्तों ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी, ये यहाँ है पहला नंबर का। दूसरा सबनकाया ज्वालामुखी, सबनकाया ज्वालामुखी, जी यहाँ दूसरा सबनकाया ज्वालामुखी। तीसरा चिम्बारोजी ज्वालामुखी। कौन सा? चिम्बारोजी ज्वालामुखी, तो ये है चिम्बारोजी ज्वालामुखी। अब चौथा है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी ये है यहाँ कोटोपेक्सी 5 नंबर का।
चौथा ये वाला। अब पांचवा है इरनेल ज्वालामुखी, तो ये है इरनेल ज्वालामुखी दोस्तों, है ना। और छठवा है इराजु ज्वालामुखी। कौन सा? इराजु ज्वालामुखी। तो इराजु ज्वालामुखी भी ये है यहाँ छठवां नंबर का, इराजु ज्वालामुखी। और अगला सातवां कोलिमा ज्वालामुखी, तो ये है यहाँ कोलिमा ज्वालामुखी 7 नंबर का, कोलिमा ज्वालामुखी। अब 8वें नंबर का है माउंट शास्ता ज्वालामुखी, तो ये है 8वें नंबर का माउंट शास्ता ज्वालामुखी। 9वां है माउंट हुड ज्वालामुखी, तो ये है माउंट हुड ज्वालामुखी दोस्तों, समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों। तो 9वां था माउंट हुड ज्वालामुखी, ये है यहाँ। अब 10वां है दोस्तों माउंट रेनियर ज्वालामुखी, तो ये है माउंट रेनियर ज्वालामुखी। ये 11 नंबर का है माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी, तो माउंट रेनियर ज्वालामुखी के ऊपर ही है दोस्तों माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी। अगला है 12वां है कटमई ज्वालामुखी, यह है दोस्तों यहाँ कटमई ज्वालामुखी, अलास्का में कटमई ज्वालामुखी। 13वां है फ्यूजियामा ज्वालामुखी दोस्तों, कौन सा? फ्यूजिया ज्वालामुखी 13 नंबर का ये दिख रहा है आपको, फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये है। 4था नंबर का है माउंट ताल ज्वालामुखी, क्या? माउंट ताल ज्वालामुखी। तो दोस्तों माउंट ताल ज्वालामुखी ये है यहाँ 14 नंबर का। 15 नंबर का है माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी, तो माउंट ताल ज्वालामुखी के नीचे है दोस्तों माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी। और माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी के नीचे है दोस्तों 16वां मेयान ज्वालामुखी। माउंट ताल ज्वालामुखी, माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी और मेयान ज्वालामुखी, ये तीनों ज्वालामुखी फिलीपींस द्वीप समूह में, कहाँ है? फिलीपींस द्वीप समूह में दोस्तों ये तीनों ज्वालामुखी। 17वां नंबर का है माउंट लेमिंगटन ज्वालामुखी 17वां नंबर का, जो कि पापुआ न्यू गिनी में है। कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में है माउंट लेमिंगटन ज्वालामुखी, ये यहाँ। 18वां नंबर का है माउंट वाइट द्वीप ज्वालामुखी, जो कि ये न्यूजीलैंड में है, यहाँ न्यूजीलैंड में है दोस्तों माउंट वाइट द्वीप ज्वालामुखी। तो दोस्तों देखो इतने सारे ज्वालामुखी है परिप्रसाद महासागरीय पेटी में, तो इसलिए इसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी है। तो आपको समझ में आ गया परिप्रसाद महासागरीय पेटी, इसमें 63% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अभिसारी गति होने के कारण और भारी निम्न सरकारी में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और इसकी आकृति घोड़े की नाल की आकार की है, ये यहाँ प्रसाद महासागर है। और इसमें ओजोस डेल सलाडो, सबनकाया, चिम्बारोजी, कोटोपेक्सी, एर्नेल, इराजो कोलिमा, माउंट शास्ता, माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट सेंट हेलेंस, कटमई, फ्यूजियामा, माउंट ताल और माउंट पिनाटुबो, मेयान, माउंट लेमिंगटन, माउंट वाइट द्वीप समूह, माउंट वाइट द्वीप ज्वालामुखी, ये सभी ज्वालामुखी है दोस्तों परिप्रसाद महासागरीय पेटी के भाग। ये हम इसे कह सकते हैं परिप्रसाद महासागरीय पेटी के अंतर्गत ये सभी ज्वालामुखी आते हैं। तो याद हो जाएगा कौन कौन सी ज्वालामुखी है इसमें, और आपको सब समझ में आ गया परिप्रसाद महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। ये तीनों पेटी मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक था हमारा ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं। और जो हमारा ज्वालामुखी टॉपिक था वह भी आज समाप्त हो गया, मतलब कि आज पूरा हो गया है। और ज्वालामुखी जो टॉपिक था वह भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। और तो उसका नाम कल कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे वो आपको कल ही पता चलेगा, तो कल का वीडियो देखना नहीं भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय जय भारत।